आज ओलंपिक के विजेताओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे सम्मानित। लक्ष्य सेन को मिलेगा सम्मान। देहरादून मुख्य सेवक सदन में 9:30 बजे कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप हत्या को लेकर पहाड़ से लेकर मैदान तक सड़कों पर उतरे हजारों डॉक्टर। आज और कल अस्पताल की ओपीडी रहेगी बंद। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की सुरक्षा को लेकर तैयारी तेज। 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण में होगा सत्र। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। विधानसभा सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। गैरसैंण में होगा विधानसभा सत्र। सचिवालय में अफसर कर्मियों की मनमानी पर लगेगी लगाम। नई तबादला नीति लागू करने की तैयारी। अब नए सिरे से इसमें संशोधन की तैयारी तेज। देहरादून मसूरी में हुई बारिश। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। 15 घंटे बाद खुला यमुनोत्री हाईवे। आप देख रहे हैं के न्यूज का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। शहर के ब्लॉक स्थित रामलीला कमेटी इस बार कुछ नया करने जा रही है। यहां साल 2009 से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, लेकिन इस बार की रामलीला कुछ खास होगी। आपको बता दें कि कुछ कमेटी के संस्थापक मुकेश जोशी ने कहा कि इस साल प्रथम शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से रामलीला का मंचन शुरू होगा। इस रामलीला की खास बात यह है कि अब की बार रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि पात्रों में छोटे बच्चे, पूर्व सैनिक और महिलाएं नजर आएंगी। हम सखी का पाठ कर रहे हैं और वरलक्ष्मी का, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कहता हूँ कि ये जो रामलीला है हमारी, ये 2009 से स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे हम लोग मेकअप से लेके यहाँ पे जितने भी पात्र हैं उनको अभिनय सिखाते हैं और सब करवाते हैं। सब लोग मिलके आपस में सब यहाँ पे आयोजित करते हैं। और यहाँ पे हम मेकअप भी करते हैं और पार्ट भी खेलते हैं और व्यवस्था भी देखते हैं। तो सब लोग, हम जितने भी भाई लोग हैं, आपस में मिलके हम लोग सब एक पूरी रामलीला को आयोजित करते हैं। बाहर सालों से ग्रामीण इलाके में जो रामलीला हो रही है, सबसे पहले स्टेज की रामलीला हो रही है। इससे ग्रामीण के बच्चों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे खेल मैदान में बड़े बड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इसी ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे बनते जाते हैं। वो कलाकार जो है, पांडे हो, धर्मेंद्र हो, अमिताभ बच्चन हो, हमारे पहाड़ी क्षेत्र से गए। तो हम आगे को भी उम्मीद करते हैं कि हमारे ये छोटे छोटे नन्हे बच्चों से अच्छी रामलीला का पाठ कराएंगे। बहुत सौभाग्य का विषय है। श्री रामलीला कमेटी ब्लॉक के द्वारा इस वर्ष 13वें वर्ष की रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रथम नवरात्रि यानी कि 3 अक्टूबर से होगा, जिसकी तालीम लगभग 2 माह पूर्व शुरू कर दी जाती है। 3 अगस्त से हमने तालीम शुरू कर दी थी। यहीं आसपास के क्षेत्र लोहियासाल, कल्ला, भगवानपुर, हिम्मतपुर आदि क्षेत्रों से नन्हे मुन्ने कलाकार, माताएं, बहनें, और सबसे गर्व का विषय कि कई पूर्व सैनिक भी इस रामलीला में अपनी यहाँ पर मंच में अपने कला का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। विकासनगर कोतवाली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें एक तरफा प्यार में पागल युवक ने युवती को तमंचे के बल पर डराने और दोस्ती का दबाव बनाया, जिसके चलते ग्रामीणों ने आरोपी को मौके से पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवती का हाल ही में कहीं और रिश्ता तय हुआ है, जिससे बौखलाए सिलसिले आशिक सचिन ने ये तरीका निकाला है। लगभग 1-2 घंटे पहले सूचना मिली थी पुलिस को कि यहाँ पर एक लड़के द्वारा किसी लड़की की शादी होने वाली थी, तो उसको किसी के द्वारा तमंचे की नोक पे डराया धमकाया गया था, जिसे कि स्थानीय पुलिस द्वारा ही, स्थानीय लोगों द्वारा ही पुलिस के हवाले करके यहाँ थाने लेके आए थे। तो उसके द्वारा बताया कि इसकी शादी होने वाली थी, शायद पहले कभी पसंद करता होगा, इस कारण की बात करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था। तो लोगों ने जब इसने मदद मांगी तो लोग वहाँ पे परिचित आए थे, जिनके द्वारा पकड़ के थाने लाया गया है। उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मेरा भाई है, उसका भी रिसेंटली रिश्ता हुआ है। जिस लड़की से रिश्ता हुआ है, तो एक लड़का है कोई भागना का, सचिन तोमर नाम से, तो वो परेशान कर रहा था भाभी को 3-4 महीने से। और आज भी जब भाभी गांव से आ रही थी तो
जो भाई का जहाँ रिश्ता हुआ है, जो लड़की आ रही थी तो उसको परेशान करा था वो। आज भी वो कट्टा कुट्टा लेके आ रखा था और लोड था वो। पहाड़ की कुलदेवी नंदा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। नैनीताल में इस बार राजराजेश्वरी की पूजा 8 सितंबर से 15 सितंबर तक आयोजित होगी। इस दौरान पहाड़ की संस्कृति, लोक परंपरा और रीति रिवाज की झलक देश भर के पर्यटकों को दिखेगी। मूर्ति निर्माण के बाद 11 सितंबर को मां नंदा सुनंदा को दर्शनों के लिए रख दिया जाएगा, जिसके बाद 15 सितंबर तक पूजा अर्चना कर कैलाश के लिए विदा कर दिया जाएगा। नंदा सुनंदा महोत्सव को भव्य बनाने के लिए राम सेवक सभा और जिला प्रशासन जुटा हुआ है। पिछले सालों की तरह इस बार भी धार्मिक पक्ष का आयोजन राम सेवक सभा करेगा, तो वहीं मेले का आयोजन जिला प्रशासन को करना है। बता दें कि नैनीताल का नंदा महोत्सव 120 साल से भी ज्यादा पुराना है और देश विदेश के लोग यहां इस दौरान पहुंचते हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने भी मेले के भव्य करने के लिए तैयारी कर रहा है और विश्व धरोहर में यहां का महोत्सव पहुंचे, इसके लिए पर्यटन विभाग को निर्देश भी दे दिए गए हैं। देखिए, माँ नंदा सुनंदा का सिर्फ नैनीताल में नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर जगह जगह माँ नंदा सुनंदा का महोत्सव मनाया जाता है। फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। लोग अपनी बेटी के रूप में उनको विदा करते हैं और हजारों की लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। और ये लोक मान्यता है कि माँ नंदा सुनंदा के बारे में कई ऐसी कथाएं हैं। लोक मान्यता है कि वो हमारी अब जब मायके जा रही थी, कई चीज़ें उसके संग जुड़ी हुई है, कई किंवदंतियाँ उनके संग जुड़ी हुई हैं। लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारी कुल देवी के रूप में उनको पूजा जाता है। और पूरा जनमानस, जब हम भाद्रपद की इसमें मेले में इसका यहाँ पे आगाज करते हैं, तो पूरा जनमानस इसके लिए पूरी तैयारी करता है। प्रशासन की तरफ से जो भी सुविधाएं और साल प्रोवाइड कराया जाता है वो इस बार भी दिया जाएगा और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको भव्य स्वरूप में मनाया जाए। इसमें पर्यटन विभाग को हमने कहा है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन कर। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख करते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। चंपई सोरेन बीजेपी में होंगे शामिल, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर चंपई सोरेन के दिल्ली रवाना होने की भी चर्चा हो रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और उनके बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आ रही है। हालांकि अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इसी बीच बड़ी खबर, चंपई आपको बता दें कि शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। हालांकि अब तक पुष्टि नहीं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता दें कि देखिए, अगर चंपई सोरेन की बात करें तो बड़ा दबदबा जो है वो उनका रहा है और दिल्ली पहुंच चुके हैं। फिलहाल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कोलकाता से दिल्ली पहुंचे हैं और उनकी ओर से बताया जा रहा है कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। और अब किस खबर की पुष्टि नहीं हो सकी है हालांकि, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं और इसी बीच वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो सस्पेंस है वो बरकरार है। चंपई सोरेन की हालांकि नाराजगी थी, उसको लेकर बीजेपी की ओर से भी बातें सामने आई हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हालांकि अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ शहनवाज हसन जुड़ चुके हैं झारखंड से। शहनवाज, चंपई सोरेन दिल्ली रवाना हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं। हालांकि कई जगहों से जानकारी मिल रही है कि उनके कुछ बयान भी आ गए हैं कि वो निजी काम के चलते दिल्ली गए हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर फिलहाल क्या कुछ कहेंगे आप? ये लंबे समय से चर्चा चल रही थी इसका। कल भी ये खबर पूरी तरह से चर्चा में रही और दिन भर ये झारखंड और में चर्चा होती रही कि चंपई सोरेन भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। जब इस बात को लेकर के कल वो झारखंड में ही थे, सरायकेला में एक कार्यक्रम में थे, जब हमारे पत्रकार ने जब इस संदर्भ में उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने इसका इनकार नहीं किया कि भाजपा में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। जब उनसे कहा गया कि आप दिल्ली जा रहे हैं भाजपा ज्वाइन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी झारखंड में हूँ। दूसरी तरफ उनके जो पुत्र हैं, जो उनकी पूरे राजनीतिक चीजों को देखते हैं, पूरा चुनावी सारी समीकरण, ये सारी चीजों को देखते हैं, बबलू, वो 4 दिनों से उनकी पुष्टि हुई है कि वो दिल्ली में है। हालांकि उनका कहना है कि वो निजी कार्यों से दिल्ली में टिके हुए हैं, लेकिन जेएमएम की खेमे से या भाजपा के खेमे से इस बात का इनकार नहीं किया गया है। पूर्व भाजपा अध्यक्ष से भी बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई आधिकारिक सूचना तो हमें मिली नहीं है, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ ये जरूर कहा कि हेमंत सोरेन का कार्यकाल बहुत बेहतर था और उसमें अच्छे कार्य हो रहे थे और उसको जो मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना, वो उसकी पीड़ा उनको होना स्वाभाविक है और हम लोग भाजपा के लोग उनके कार्यकाल को बेहतर मानते हैं।
ये उन्होंने कहा है। लेकिन अब ये 6 विधायकों के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें कहा जाता है कि अगर ये इस खबर को अगर मान लिया जाए कि अगर ये खबर सही है तो ये कुल मिलाकर जेएमएम के लिए सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि झारखंड में जेएमएम की स्थापना के बाद झारखंड को दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा, जब इसके 6 विधायक झामुमो को छोड़ करके जाएंगे। और ये कुल्हान प्रमंडल है जहाँ से जेएमएम का जो वर्चस्व रहा है, यहाँ जो कुल्हान से जो 16 विधायक आते हैं उसमें से 6 विधायक जो जेएमएम के हैं, ये अगर टूट के चल जाते हैं तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि वहाँ जेएमएम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और जेएमएम के लिए फिर इससे उठ पाना अभी तो मुझे नहीं लगता है कि संभव हो पाएगा। ये बहुत बड़ा जेएमएम और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो देखिए, बहुत बड़ा झटका हो सकता है। फिलहाल खबर की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई, जहाँ पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सीड्स ऑफ इनोसेंस का सेंटर हल्द्वानी में खुल चुका है। कुमाऊं के अलग अलग जगहों में लोगों की परेशानी को देखते हुए सीड्स ऑफ इनोसेंस ने यह फैसला लिया। सीड्स ऑफ इनोसेंस सेंटर के उद्घाटन में सांसद अजय भट्ट, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। सीड्स ऑफ इनोसेंस प्रजनन चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ और जनन शक्ति केंद्रों की एक सीरीज है। इसके अंतर्गत भ्रूण विज्ञानी, एंड्रोलॉजिस्ट और अनुभवी डॉक्टर शामिल हैं, जिनका काम और लोगों को इनफर्टिलिटी से उबारने और सफल गर्भावस्था कायम करना है। सीड्स ऑफ इनोसेंस के केंद्र देश के 8 राज्यों में चल रहे हैं और इसका सेंटर हल्द्वानी में खुलने से उन लोगों को राहत मिलेगी जो इलाज के लिए दिल्ली, एनसीआर और अन्य शहरों के चक्कर लगाते थे। हमारी लगभग 20 शाखाएं हैं इस वक्त हिंदुस्तान में और इवन विदेश में, तो हम ओमान और अफ्रीका में भी हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम हेल्दी बेबीज कराते हैं। तो ये एक पहला आईवीएफ सेंटर है जो जेनेटिक क्लिनिक के साथ आईवीएफ करता है, यानी कि आनुवांशिक बीमारियां भी हटा के हम बच्चा करते हैं। आईवीएफ का एक प्रोसीजर होता है, उसमें लगभग 15 दिन से 1-1.5 महीना लग सकता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। इसमें हम 10 दिन के इंजेक्शन देते हैं, जो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, जो बिल्कुल सेफ होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में अभी तक 12 लाख लोग जो है आयुष्मान से इलाज करा चुके हैं। 60 लाख से ज़्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। और अभी हल्द्वानी में यशोदा ग्रुप जो बड़ी चेन है हॉस्पिटल के क्षेत्र में, और इनके पूरे देश में कई सेंटर भी हैं, ये हर प्रकार के हॉस्पिटल चलाते हैं। उन्होंने अभी अपनी एक ब्रांच हल्द्वानी में खोली है और इसमें विशेषकर 3 चीज़ें हैं। एक तो पैथोलॉजी जांच की जाएगी यहाँ पर, दूसरा जो निसंतान दंपति हैं उनके लिए एक बड़ा सेंटर उन्होंने खोला है। और मैं सरकार की ओर से भी, अपनी ओर से भी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दून पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने मोबाइल खोने संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए सर्विलांस की मदद से उत्तराखंड और बाहरी राज्यों से मोबाइल फोन को बरामद कर मोबाइल स्वामी को वापस लौटा दिया है। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वापस लौटाए गए मोबाइल की कीमत 16,95,333 रुपए है। इम्पोर्टेंट गैजेट के रूप में है और हमने देखा है कि जब मोबाइल किसी का किन्हीं परिस्थितियों में गिर जाता है, खो जाता है, भूल जाते हैं, तो ज़्यादा परेशान इसलिए भी होते हैं कि बहुत सारे उनके पर्सनल उसमें चीज़ें भी रहती हैं और डेटा भी रहता है और बहुत लोग इस तरह अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं कि बार बार नया फ़ोन खरीद पाए। तो ये साइबर सेल में लगातार निरंतर बीच बीच में फ़ोन मिलते हैं तो उनको देते रहते हैं और इसमें काफ़ी सारे मोबाइल अभी करीब 101 अभी हमारे पास थे, जो चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी था, काफ़ी सारी हमारी बहनें भी थी इसमें, तो कोशिश थी कि उनको एक तरह से इस समय वापस भी कर दिया जाए। और सभी को हम ये भी करते हैं कि अपने, क्योंकि एक आजकल इम्पॉर्टेंट गैजेट्स है और अगर खो जाता है, कहीं आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं तो कहीं उसका मिसयूज़ होने का बहुत अंदेशा रहता है। और की टिफिन टॉप की पहाड़ी पर बना प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, जिसे डोरोथी सीट के नाम से जाना जाता था, वो जो 6 अगस्त को पहाड़ी में हुए भूस्खलन में डह गया। अब पहाड़ी को भूस्खलन से बचाने के लिए भू वैज्ञानिक ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ टिफिन टॉप की पहाड़ी का सर्वे के दौरान कहा कि इन क्षेत्रों को सुरक्षात्मक कदम उठाने की जरूरत है। अब आने वाले समय में ये है कि जो हिस्सा गिर गया,
चलिए उसको तो हम एक सर्जिकल पार्ट समझें। अब जो बचा हुआ हिस्सा है, तो जितने भी वाइड ओपन जॉइंट्स इस डोलोमिटिक लाइमस्टोन में हैं, इसको तो पहले ग्राउट से पैक किया जाए और उसके अलावा नीचे आप कुछ प्लेटफॉर्म बना के या कोई और अरेंजमेंट करके बड़े बड़े कहना चाहिए कि लंबे 15 मीटर 20 मीटर के रॉक बोल्ट्स 32 mm डाया के उनको जो है रॉक बोल्ट से इन चट्टानों को स्टिच किया जाए और नीचे एक टो सपोर्ट हमें देना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर की सरफेस में जहाँ भी जॉइंट्स की ओपनिंग है उसमें शॉर्टकटिंग कर दी जाए। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। मानसून सीजन के बीच हरिद्वार में सिंचाई विभाग की लापरवाही हजारों लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। श्यामपुर क्षेत्र के 4 ग्राम पंचायतों गाजीवाली, कांगड़ी, सज्जनपुर, पीली और बाहर पीली पर लगातार बढ़ रही गंगा के जलस्तर के चलते बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पंचायत के 150 बीघा जमीन भी गंगा में समा चुके हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि किसी ने अभी तक इसकी सुध नहीं ली है। अगली खबर है देहरादून से, जहां पंजाब के मुरादाबाद से देहरादून आई एक किशोरी के साथ आईएसबीटी में बस के अंदर सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। अगस्त तड़के की बताई जाती है। आपको बता दें कि पूरी घटना 13 अगस्त की बताई गई है और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आईएसबीटी परिसर में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब की रहने वाली किशोरी मुरादाबाद से यूपी रोडवेज की बस में सवार हुई थी। वो 13 अगस्त रात करीब 2 बजे आईएसबीटी देहरादून पहुंची। आरोपी की बस खाली होने के बाद करीब 5 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में उसे उतारकर चले गए। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल एसटीएफ ने नशा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों से 4.5 करोड़ की स्मैक बरामद की गई है। आरोपियों से तमंचा और कार भी बरामद की गई है। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने कहा कि आरोपी बरेली से नेपाल स्मैक लेकर जा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमारी एसटीएफ की टीम, पुलिस की टीम, सभी लोग लगातार इसमें कार्रवाई में लगे हुए हैं कि जो भी ड्रग्स के सप्लायर हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कानून के हवाले किया जाए। तो उसी क्रम में हमारी एएनटीएफ कुमाऊं टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और कल देर रात इसमें खटीमा थाना क्षेत्र से 2 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा है और जिनके कब्जे से 1.5 किलो स्मैक बरामद हुई है। साथ ही इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये दोनों अभियुक्त शक्ति फार्म सितारगंज के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ में सामने आया है कि जो स्मैक है इसको मीरगंज बरेली से किसी से लेकर आ रहे थे और आगे इसको नेपाल में सप्लाई किया जाना था। पिछले कुछ समय से ये सक्रिय थे और इस तरह की तस्करी कर रहे थे। इनसे आगे पूछताछ की जा रही है और अभी तक की पूछताछ में भी कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं जिन पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें एक शख्स है कोलकाता में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर देश भर में गुस्सा है। तो वहीं शनिवार को सितारगंज में अस्पताल के चिकित्सकों, नर्सों और स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध किया। कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक के दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर सितारगंज सीएचसी के डॉक्टरों ने 24 घंटे कार्य का बहिष्कार किया। में महाराणा प्रताप चौक से मुख्य चौक तक कैंडल मार्च निकालकर मौन रखकर हमारी जो बहन बंगाल में जिसके साथ दुराचार करने के बाद हत्या की गई और जो रुद्रपुर में हमारी बहन के साथ दुराचार करने के बाद हत्या की गई, उनको श्रद्धांजलि देकर और रोष मार्च निकाला गया। सरकार के खिलाफ लोगों में गहरा गुस्सा है, भारी गुस्सा है। हमारी बहनें जो अस्पताल के पेशे से जुड़ी हुई हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, सब लोगों ने आज हड़ताल करी थी। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। जब तक उन दोनों बहनों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा।
दून पुलिस ने कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी को नोटिस जारी किया है। गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि देहरादून की बसंत विहार थाना पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया। नोटिस में बिना अनुमति पुतला दहन का कार्यक्रम न करने का अनुरोध किया गया है। तो वहीं उन्हें देर रात 1 बजे उनके घर पर पुलिस बेचकर परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। गरिमा दसौनी ने कहा कि ये कार्यक्रम महानगर कांग्रेस कर रही थी, लेकिन बसंत विहार थाने से 2 पुलिस वाले रात में 1 बजे उनके घर पर भेजे गए। उन्हें एसलेहाल चौक पर प्रदर्शन करने से रोकने का नोटिस दिया गया। रात में उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। उनका कार्यक्रम जो उधम सिंह नगर में एक नर्स का बलात्कार हुआ है, उनका शव प्राप्त हुआ है, उस सिलसिले में जो पुतला दहन था राज्य सरकार का, वो विशुद्ध रूप से महिला कांग्रेस का प्रोग्राम था और महिला कांग्रेस का ही आह्वान था, उन्हीं का नेतृत्व था महानगर महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा का। हाँ, मीडिया विभाग उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते पत्रकार बंधुओं को सूचना प्रेषित करने का काम मैंने जरूर किया। न इसमें आह्वान मेरा था, न नेतृत्व मेरा था, न कार्यक्रम मेरा है। ऐसे में शायद किसी संवादहीनता की वजह से पुलिस प्रशासन रात के 1:45 बजे मुझे नोटिस देने के लिए आई और क्योंकि उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने उनको एंटरटेन करने के लिए साफ मना कर दिया और उनसे किसी भी चीज को प्राप्त नहीं किया। उत्तराखंड सरकार अब राज्य में 100% आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए यहां पर अलग अलग जगहों पर कैंप लगा रही है और अभियान भी चला रही है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सरकार की ओर से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो मैं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में आयुष्मान योजना सबके लिए है और अभी तक हमारे प्रदेश में लगभग 60 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज अभी तक फ्री हो चुका है और इस योजना में लगभग 2400 करोड़ रुपये से ज़्यादा अभी तक खर्च हो चुके हैं। अभी हमने जिन जिन जिलों की प्रगति कम थी आयुष्मान कार्ड की, जो 70% से कम थी जिनकी, वहाँ 7 अधिकारियों को जो है भेजा है और वो सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे और हमें चाहते हैं कि इस साल हमारे जो टारगेट है कि हम 10 लाख नए कार्ड बनाएंगे, तो हम इस पे लगे हैं ताकि गरीब लोगों का इलाज जो है निःशुल्क हो सके, अच्छा इलाज हो सके और टारगेट है हमारा कि मार्च तक हम 10 लाख नए कार्ड बनाने का सोच रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।